अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम फैसल शकील है और आप वक्त टीवी के प्लेटफॉर्म से खुसूसी नशरियात तारीखी फैसला देख रहे हैं। ऐसा तारीखी फैसला जिसने दोनों फरीकैन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून को, मिठाइयाँ खाने पर मजबूर कर दिया। अपोजिशन की ज़रा बात सुने तो वो चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। यदि कुछ कानूनी पहलू भी हैं, कुछ सियासी पहलू भी हैं, दोनों आपके गोश गुजार करेंगे। पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से अखुंज़ादा चट्टान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, माहिर कानून हैं। मतियुल्लाह जान साहब एंकर पर्सन है, 10 बजे आप उन्हें रोज़ाना देखते हैं वक्त टीवी पे, 5 दिन 5 डेज अ वीक जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सलीम बुखारी साहब, सीनियर तज्जियाकार, एडिटर द नेशन और अपना प्रोग्राम होस्ट करते हैं वक्त टेलीविजन पे। बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैन यू हियर मी प्लीज? जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। बुखारी साहब, हमने इब्तदा में कहा कि ये एक ऐसा फैसला था जिसने दोनों फरीकैन को मिठाइयां खाने पे मजबूर कर दिया है, आप क्या कहते हैं? देखिए फैसल, इसके बारे में दो बातें कही जा सकती है। पहली बात तो यह है कि जजेस ने खुद ये कहा था कि ऐसा फैसला देंगे कि 20 साल तक लोग याद रखेंगे। फिर एक जज ने कहा नहीं साहब, 20 साल तो कम है, सदियों लोग इसको याद रखेंगे। जो फैसला हमारे सामने आया है उसमें इतने अरसे तक याद रखने वाली बात तो बाहर कोई नहीं है, लेकिन जो फैसला भी आया है ये वो भी नहीं है जो दोनों फरीकैन जो है वो एंटिसिपेट कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसमें एक लिवरेज मिली है, एक छोटी सी स्पेस मिली है। जेआईटी फिर बाद में क्या करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और जो फैसल जेआईटीज़ की तारीख हमारे यहाँ है या जो उसका इंजाम होता है वो भी मेरे और आपके बिल्कुल सामने है। जेआईटीज़ तो मॉडल टाउन पर भी बनी थी, मॉडल टाउन का जो सानिया था उस पर जेआईटीज़ तो और भी बहुत सारी चीज़ों पर बनी थी, लेकिन उनका क्या हुआ वो अपनी जगह है। 2-3 बातें मैं इस हवाले से ये अर्ज करना चाहूँगा कि एक तो मुस्लिम लीग नवाज ये साबित करने और बोस्ट करने में कामयाब हो गई है कि देखें जनाब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने आप को इंसाफ के लिए पेश किया जी। सुप्रीम कोर्ट में भी वो खुद गए और ये ऐलान भी उन्होंने किया कि जो भी फैसला होगा वो मैं उसको मनोरम तस्लीम करूँगा। और दूसरी बात ये कि उन्होंने पार्लियामेंट में भी ये कहा और बाद में एक खत लिख के भी कहा कि अदालत आलिया अगर चाहे तो इस पर एक कमीशन बना दें जो इसके अंदर तफसील के साथ जाके प्रोब करे। ये बात एक हद तक तस्लीम ऐसे हो गई कि जेआईटी भी उसी का एक दूसरी शक्ल कह लीजिए आप, या उसका एक नेमुल बदल जो है वो हमारे सामने है। ठीक। तीसरी बात जो अहम है वो ये है कि तरीके इंसाफ जो ये कह रही थी या ये समझ रही थी या ये उसका मानना था कि इस पनामा केस के हवाले से कम वज़ीर आज़म साहब की जान या उनकी वज़ारत उज़्मा तो जाएगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये कि ये तो एक ओपन एंड शट केस है, वैसा भी नहीं हुआ है। तो एक लिहाज से मैं ये कहूँगा कि ये एक धचका तरीके इंसाफ के लिए ज़रूर है कि उन्होंने जो कंपेन इतनी मैसिव बिल्ड की थी, इतनी हाइप उसकी क्रिएट की थी, वो अगर आप इस जो आज फैसला आया है उसकी रोशनी में अगर देखें तो इट इज़ ऑल गुड फॉर PMLN, जिस तरह मर्जी इसको इंटरप्रेट कर लें। अब मैं ये कहना नहीं चाहता कि ये तरीके इंसाफ को शिकस्त हुई है या वो ये बाजी हार गए हैं, इसलिए कि इमरान खान साहब ने जो कुछ मीडिया के सामने अभी कहा है वो भी आपके सामने है। कोई तो ये दावा कर रहा है कि 5 जजेस ने नवाज शरीफ को कह दिया है कि वो बेईमान भी हैं, वो चोर भी हैं, वो 62-63 के ऊपर पूरे नहीं उतरते हैं। अब ये इंटरप्रिटेशन है। मेरे ख्याल से जो मीडिया ट्रायल इस केस का सुप्रीम कोर्ट के बाहर होता रहा है, जो रात को बैठ के 7 बजे से लेके 11 बजे के टॉक शोज में होता रहा है, उसका अब फेज 2 शुरू होने वाला है। अब ये जब तक जेआईटी बन के किसी नतीजे पर पहुंचेगी उस वक्त तक हम इसका फैसला इस केस का कोई 10 बार कर चुके होंगे मीडिया पर। मेरे ख्याल से सूरत हाल की संगीनी उसी तरह मौजूद है। अब ये अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन का मामला है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगा चट्टान साहब, आपकी पार्टी कह रही है कि हमें पहले से पता था कि क्या फैसला आएगा, कैसे पता चल गया आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए जी, इस मुल्क में हम शुरू से सियासत में और इस मुल्क में हमने देखा, और आप मुझे बताए इससे बड़े बड़े केसेस आ गए हैं। हुदूद या पेपर मिल का केस उठा के देख ले, आप इस अकदार का 164 उठा के देख ले, जो जज के सामने डबल साइन किए हैं। और सिर्फ ये भी नहीं कि इतराफी जुर्म किया है, उन्होंने बाकायदा वो जो एक चेन होता है वो बताया है कि किस अकाउंट से कौन से नाम पे किस अकाउंट से किस अकाउंट में पैसे गए। ये लाडले है अदलिया की, ये लाडले है मीडिया की, ये लाडले है एस्टेब्लिशमेंट के। अगर इस तरह का केस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम पे होता, उन्होंने तो वजीर आजम को छोड़ दे, मरियम शरीफ का नाम भी बीच में से निकाल दिया। मैं सिर्फ खिराज तहसीन पेश करता हूँ इन दो जजों को। मरियम नवाज का नाम किसने निकाल दिया? फैसले में मैंने नहीं देखा। अच्छा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो दो जो जज है उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने अदलिया का भरम रख दिया, बाकी अदलिया का जो फैसला है उसको हमने मुस्तरद कर दिया है। हालांकि की पीटीआई ने उस फैसले को मान लिया है जो इनके खिलाफ गए थे, और जो इनका जो GITA इस कमेटी को हम मुस्तरद करते हैं। अगर आला अदालतों के जजों ने जो नहीं कर सका, तो आप मुझे ये बताए कि 19 ग्रेड का एक ऑफिसर जो इसका मातहत है, और वो इदारे जिसके बारे में चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि हमारे मुल्क के इदारे खत्म हो चुके हैं, इन इदारों से हमारी कोई तवक्कुआत नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट को खुद इनसे तवक्कुआत नहीं है, जो कि हुकूमत ने खुद कहा है कि ये पगड़ी उछाले इदारे हैं, जो कि मंशा को 5 मिनट बाहर बिठाने के बाद इस इदारों के हुकूमत ने जो प्रेशर डाला और वो ये जिस तरह के झुक गए, क्या हम इस GIT को मान ले, इसके 19 ग्रेड ऑफिसर के बाद को हम मान ले कि वो कह दे कि करप्शन कोई नहीं है और मनी ट्रेल जो हुआ है ये बिल्कुल फेवर हुआ है? हम इसको भी मुस्तरद करते हैं। और आप पता चल जाएगा जो लोग कह रहे थे कि मुफाहमत PTI का कल भी कोशिश ये था, इस मुल्क से करप्शन का खात्मा नहीं था, वज़ीर आज़म बनना था और वज़ीर आज़म को हटाना था। उसमें क्या गलती है? हमने आज भी वज़ीर आज़म को हटाना नहीं है। आज वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दे अपनी मर्जी का, जिसको बनाना चाहे। एक तरफ आप चोर कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हटाना नहीं है। मैं अभी कह इसका मतलब है कि आपको वज़ारत उस्मा की सीट के ऊपर कोई भी बैठ जाए मंजूर है। मैं कह रहा हूं कि आप वज़ीर आज़म को, हम नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म मानने को तैयार नहीं है। 2 जजों ने कह दिया कि ये सादिक और आमिन नहीं है, और 3 जो बाकी जज है उन्होंने इसमें कोई इसका तरदीद नहीं किया। मैं ज्यादा कानूनदान तो नहीं, कानूनदान तो क्या, मैं तो ट्राइबल का आदमी हूँ, पाटा का, मुझे तो मुल्क की अदालतों में अपील का हक भी नहीं है। लेकिन इतना मैं ट्राइबल बंदा भी समझता हूँ कि जब 2 जजों ने कह दिया कि ये अमीन और सादिक नहीं है और 3 जजों ने इसका मुखालफत नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि 5वें जजों ने कह दिया कि यह अमीन और सादिक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज के दिन से उसको वज़ीर आज़म नहीं मानते हैं। हमारा एहतजाज का शुरुआत सेनेट और कौमी असम्बली से कल होगा। हम असम्बलियों के अंदर जाएंगे, लेकिन असम्बली की कार्रवाई को तब तक हम नहीं चलने देंगे जब तक वज़ीर आज़म इस्तीफा नहीं देते और किसी और को वज़ीर आज़म नहीं बनाते हैं। हमारा 24 को जी बिल्कुल, हमने तो कल CAC का मीटिंग था, आज फिर CAC का मीटिंग बुलाया, और उसमें आपने कहा कि पार्लियामान को अब आप नहीं चलने देंगे। और 24 तारीख को हमारे मर्दान में पब्लिक जलसा है, 25 तारीख को मलकन डिवीजन में है, फिर बलूचिस्तान में है, और ये अवामी एहतजाज का और पार्लियामानी एहतजाज का तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हम इस कमेटी को नहीं मानते, PTI ने मान लिया है, ठीक, लेकिन हम इस कमेटी को आप नहीं मानते। ठीक है, अब शहजाद अकबर साहब जरा थोड़ा सा कानूनी पहलू हम लेकर आना चाहते हैं। जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई, हमें मालूम है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मौजूद है कि किसी भी एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट इनेड बुला सकती है, लेकिन हमें महसूस ये होता है जब आप ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस को बुला लेंगे, इंटेलिजेंस गैदरिंग प्राइमरी फंक्शंस हैं, वो विद इन दी आर्मी काम करते हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, क्यों आपके ख्याल में जरूरी समझा गया कि सिविलियंस के साथ इनको भी बिठा दें? मेरा ख्याल है इसमें फैसल 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जहाँ तक कमीशन है इसकी इंक्वायरी, देखिए सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि प्राइमा फेसाई यानी कि बादी नज़र तो केस इस्टेब्लिश हो जाता है कि दाल में कुछ काला है, विदाउट नेमिंग के जी वज़ीर आज़म साहब हैं या फलां हैं। अब उसके लिए उन्होंने उसका अगर आप लास्ट पैरा देखें जजमेंट का, तो उन्होंने कुछ सवाल रख दिए हैं। वो सवाल हैं उस मनी ट्रेल के कि पैसा गल्फ स्टील मिल पे कैसे गया, गल्फ स्टील मिल को क्यों बेचा गया, कब बेचा गया, कैसे बेचा गया, और वहाँ से पैसा कैसे ट्रांसफ़र हुआ लंदन में। और इस सारे प्रोसेस में ये देखना है कि यहाँ तक देखना है कि प्राइम मिनिस्टर की ज़ात अगर डायरेक्टली और इवन इनडायरेक्टली बेनामी की सूरत में उन प्रॉपर्टीज़ के साथ मुंसलिक है जिनको वो अपने इलेक्शन के गोशवारे में शो नहीं करते,
ये सारे शवायद इस्टेब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सटर्नल फैक्टर को इन्वाइट किया है। अब उसमें दो ऑप्शन थी सुप्रीम कोर्ट के पास, जो अभी तक हमारे मुल्क का कानून है। एक तो ये है कि जुडिशल कमीशन की तश्कील की सिफारिश की जाती, और दूसरा JIT की। जुडिशल कमीशन में मेरा ख्याल है जो चीज़ शायद जजेस के जहन में आई होगी वो ये है कि जो इसमें पटिशनर थे वो शुरू से कह रहे थे कि हम कमीशन की तरफ नहीं जाएंगे। JIT कमीशन का क्या काम होता है? अगर कमीशन इन्वेस्टिगेट करता, एक तो चीज ये है कि कमीशन अगर जुडिशल बनता और हाजिर सर्विस जजेस का बनता तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मर्जी से बनना था, सिर्फ वो बेंच ये नहीं कह सकता था कमीशन बनना चाहिए। सेकेंडली, जो अगर आप देखिए कि जो उनको टास्क दिया गया है JIT को, अगर तो आप उनकी कैपेबिलिटी की बात करते हैं, उनकी सलाहियत की बात करते हैं या आउटरीच की बात करते हैं, तो उस सूरत में ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनी, जिसमें NAB के भी लोग हैं, जिसमें NAB का एक ओवरसीज विंग होता है जो बाहर के मुख्तलिफ इदारों से इस सिलसिले में उनका रब्ता होता है और वो कर सकते हैं। आप हंस रहे हैं लेकिन मैं उस दूसरे मुद्दे में थोड़ी देर में आता हूँ। उसमें इंटेलिजेंस है, ISI का भी आउटपोस्ट होता है हमारी मिशंस में, बाहर मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है, और ये सब चीज़ें स्ट्रेंथन करने के लिए शायद डाली गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जो चटान साहब ने भी बात की है, कि कैसे एक JIT का अफसर, वो ये ग्रेड 19 या 20 जिस ग्रेड का भी है, जिनमें से मोस्ट ऑफ द एजेंसीज की रिपोर्टिंग लाइन इज डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर, कि उन्होंने वज़ीर आज़म, उनकी ACRs तक तो प्राइम मिनिस्टर, उनके जो बोर्ड्स होने हैं, CSBs होती हैं, हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड है जहाँ पे उनकी प्रमोशंस होनी है, तबादले, हर चीज़, जब वो हर चीज़ का वो जाके रुकती, उस मरकूज होती है वज़ीर आज़म की ज़ात तक, और उसी ज़ात को अगर उन्हें इन्वेस्टिगेट करना है तो फेयरनेस कहाँ से आएगी? ठीक है, ये एक सवाल है जो पीपल्स पार्टी ने उठाया है। PTI की हद तक मैं समझता हूँ कि उनकी कुछ एक लिमिटेशन ये भी थी, चूंकि वो पार्टी थे, उन्होंने तो पिटीशन की हुई थी, तो जजमेंट को तस्लीम करना अब ये उनका एक फैसला है। वो पहले कह चुके थे जो भी फैसला आएगा हम उसको तस्लीम करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, इन्वेस्टिगेशन SCCP है, NAB है, FIA है और ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस है। अब ये तमाम तर जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, एक साथ इकट्ठे मिलके शवाहिद तलाश कर रहे होंगे, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तजादात जो हैं वो इनको मिल रहे होंगे, तो ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ले डाउन की जा सकती है? देखिए, आपने अच्छा एक टेक्निकल सवाल किया कि क्या हर JIT के मेंबर का एक वोट होगा, और अगर एक वोट होगा तो फिर 2 के अगेंस्ट, तो दूसरी तरफ 4 जो हैं वो हुकूमती सरकारी मुलाजम हैं। 2 मैं इसलिए अगेंस्ट कह रहा हूँ क्योंकि जो ISI और MI के, आपको पता है, वो बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग होते हैं। वो तो हमारी एक बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है ISI की भी, और सुप्रीम कोर्ट में उसका केस भी लगा रहा है। तो जरूरी नहीं है वो हुकूमत के दबाव में है, बल्कि जहाँ दबाव में वो जहाँ पे दबाव में आना चाहिए वहाँ पे भी वो दबाव नहीं मानते। तो ये तो फिर एक इन्वेस्टिगेशन है पॉलिटिशियन के अगेंस्ट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को ISI और MI के लोगों को के हवाले से हुक्म जारी करना चाहिए था? अब इन सुप्रीम कोर्ट के जजों से अगर आप ये पूछ लें कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI में फ़र्क क्या है, तो मुझे यकीन है नहीं पता होगा इनको कि MI और ISI में फ़र्क क्या है। अब अंदाज़ा करें, हम आज तक ISI को कहते रहे कि हम पोलिटिसाइज कर रहे हैं, उसको क्लीन करना है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस लिख रहे हैं कि जी MI को भी लेकर आ जाए। हमें कोई नज़ीर मिलती वो कहते हैं ना, वो जो कहते हैं ना कि गए थे नमाज़ें बशवाने रोज़े गले पड़े, मुहावरतन कह रहा हूँ। तो ये तो अब MI भी जो है अब एक लीगल एंटिटी बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर, और ये इसमें कसूर हमारे पॉलिटिशियंस के बदकिस्मती से। ये एंटिटी तो लीगल होगी, लेकिन आप तफ्तीश के अंदर इन मामलात के अंदर उनका रोल आई डोंट नो। उसकी एक वजह हो सकती है। उसकी वजह ये है कि जो ये इंटेलिजेंस इदारे हैं आमतौर पर हुकूमतों को वो इन्फॉर्मेशन फराहम नहीं करते जो कि करनी चाहिए, और हुकूमतें इनसे लेने की सकत नहीं रखती। तो कहते हैं यार अच्छा आप अपना नुमाइंदा भेज देना, आप भी अपना जो है, ये दहशत गर्दों के खिलाफ मर्डर्स के केसेस में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीमें तो बनती हैं, लेकिन आप एक प्राइम मिनिस्टर को प्रोब कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के मज़द जज साहिबान जो हैं वो उस कमीशन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में ISI और MI के लोगों को डाल रहे हैं। ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये भी नौबत आ जाएगी। दूसरी बात क्विकली मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि बदकिस्मती से जो हम सुन रहे थे कि 20 साल तक फैसला याद रखा जाएगा, फैसला हुआ ही नहीं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ही नहीं है। या तो डिस्क्वालीफाई करते अक्सरियत के साथ, यहाँ पर क्लीन चिट देते। मसला ये है कि जिन मामलात को सुप्रीम कोर्ट के 5 मज़ीद जज साहिबान इतना तवील अरसे के सर खपाने के बाद नहीं पहुंच सके, वहाँ वो सरकारी मुलाजिम पहुंचेंगे कि जिनकी नाकामी को बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट ने ये इतनी लंबी तहकीक की थी कि वो नाकाम है इसलिए हमें खुद करना पड़ रहा है। और कितने रिमार्क्स आए, सुर्खियां लगी, NAB का जनाजा हो गया फलां का, फिर वही NAB का एक बंदा बीच में डाल दिया गया। तो ये एक सोचने की बात है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने
बुनियादी तौर पे कोई फैसला नहीं दिया, बदकिस्मती से वो नाकाम हुए हैं और उनको ये मानना पड़ेगा कि उनको ये केस सुनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत से जुरिस्डिक्शन के भी मामला थे और अपनी इज्जत बचाने की खातिर 2 ने तो कह दिया कि डिस्क्वालीफाई कर दें, ठीक है, कुछ ना कुछ तो फैसला देना है ना, और 3 ने कह दिया नहीं डिस्क्वालीफाई ना करें, अभी मजीद तहकीक कर लें। ठीक है, मैं इस केस के हवाले से नाज़रीन को 3 माह इसकी समाअत होती रही। 3 माह में क्विकली ये कह दूं कि जो काम पहले दिन करना चाहिए था वो आप जो है इतने अरसे की समाअत के बाद, और 2 माह ये फैसला महफूज रहा, और जो फैसला आया उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात की। व्हाट टुक सुप्रीम कोर्ट सो लॉन्ग, एक ये सवाल भी पैदा होता है। और दूसरी, इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होने जा रही हैं? चट्टान साहब अभी कह रहे थे कि अब पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया कि पार्लियामान नहीं चलने देंगे, पीटीआई क्या करेगी? जानेंगे मौके के ऊपर जब पीटीआई हो सकता है महसूस करे कि जेआईटी जो है काम ठीक नहीं कर रही है, रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में पीरियोडिकली जो है ठीक सबमिट नहीं कर रही है, तो अब हमें स्ट्रेटजी मुख्तलिफ बनाने की ज़रूरत है, अब हमें फैसले को क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत है, अब हमें कुछ और करने की ज़रूरत है। क्या ये मौका आ सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा फैसल, यानी तहरीक इंसाफ जो है जी, वो अपना मौक़िफ़ जो है वक्तन फ़वक्तन तब्दील करती रही है। आप देखिए ये बात कहाँ से शुरू हुई थी, अगर आपको मैं वापस ले चलूँ, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट को गया जी, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के चोर होने, प्राइम मिनिस्टर के डिसऑनेस्ट होने, अमीन ना होने की बात हो रही थी, जो चलते चलते पहले उनके बेटों और फिर मरियम नवाज पर आ गई। अगर आपको याद हो तो एक वक्त ऐसे था कि लगता था कि ये केस तो है ही मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ, बिकॉज उन्होंने कहा कि मैं बेनिफिशियरी ओनर नहीं थी, और अब ये निकला है तो पूरा फोकस चेंज हो गया। फिर उसके बाद जब देखा उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है तो पूरा फोकस चेंज कर दिया प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस पर, कि इन्होंने पार्लियामेंट के बाहर ये कहा था, पार्लियामेंट में 2 दफ़ा ये कहा, और अब कोर्ट में वो ये कह रहे हैं। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है जो आप कह रहे हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ में तब्दीली ला सकती है। इस वक्त क्या हो रहा है, आप देखिए, जो चीज़ तो कर रही है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की, उसकी तो वो ओनरशिप ले रहे हैं, और जिन चीज़ों पर उन्हें इत्तफाक उससे ज़रा थोड़ा सा दामन बचा रहे हैं। मिसाल के तौर पर जेआईटी का बनाया जाना या उसकी तश्कील का हुक्म जो है, उसके बारे में उनकी इंटरप्रिटेशन इंटायरली डिफरेंट है। कभी तो वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसी जेआईटी जिसके तमाम अफसरान जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के मातहत होंगे, वो क्या कर सकते हैं? दैट मीन्स दे आर बेसिकली क्रिटिसाइजिंग एंड डिनाइंग द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि वो आने वाले वक्त में कोई नया स्टैंस लेके इस मुहिम की डायरेक्शन को चेंज कर दें, दे आर कैपेबल ऑफ इट। ठीक है। दूसरी बात अहम जो है वो है पीपल्स पार्टी। देखिए, पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पूरे सिनारियो में अपने लिए अपॉर्चुनिटी और स्पेस ढूंढ रही है। आप देखें ना, किसी ने ये कहा कि देखें जनाब, पीपल्स पार्टी करप्शन की बात कर रही है, ये तो क़यामत के आसार है। आप देखिए, जो कुछ भी पीपल्स पार्टी के 5 साल में आसफ अली जरदारी साहब के बारे में कहा गया, सुना गया या अदालतों में गया, 2 प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं गए कि वो डिसऑनेस्ट थे या वो नाअहल थे, वो सिर्फ इसलिए गए कि उन्होंने इनकार किया खत लिखने से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद स्विस गवर्नमेंट को। आप स्विस गवर्नमेंट में क्या था ये मेरे बताने की जरूरत नहीं है। सो पीपल्स पार्टी की इस कैंपेन में तो मुझे जान इसलिए नहीं लगती है कि खुद पीपल्स पार्टी के ऊपर इससे बदतरीन इल्जामात थे करप्शन के। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो इल्जामात नवाज शरीफ पर हैं वो गलत हैं या दुरुस्त नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप अदालत के ऊपर या तो मुकम्मल फेथ रखें और सब लोग माने जो फैसला भी वो करें। ये जो पिक एंड चूज है ना, कि जिसको जो सूट कर रहा है वो उठा रहा है और अपना अपना ढोल अलहदा बजा रहे हैं, इससे नहीं होगा। बैरिस्टर शहजाद साहब ने बिल्कुल मुनासिब तरीके से इंटरप्रेट करके बता दिया कि ये ऑप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये होगा जेआईटी में, और सबको अपना अपना ओनर्स ऑफ प्रूफ लेके वहां बताना होगा। अब ऐसा होगा या नहीं होगा, आप मुझे बताइए कि अगर जेआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है और वो अहल ही नहीं है इसके कि कुछ कर सके, तो इसका मतलब अगेन आप एस्पर्शन कास्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। बिल्कुल ठीक। तो ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है विच नीड्स इंटरप्रिटेशन कैटेगोरिकली। देखिए ना, जजेस ने तो कहा ये यादगार फैसला होगा जो सदियों लोग याद रखेंगे। मुझे आप पूछ के बताइए बाकी मेहमानों से भी कि इसमें से मैं क्या याद रखूं, ठीक है, एक पाकिस्तानी की हैसियत से भी। तो ये है सूरत हाल। ठीक है।
हम पूछेंगे शहजाद साहब से और मतीउल्लाह जान से याद रखने वाली बात, लेकिन आपसे पहले पूछने वाली ये बात है जो बुखारी साहब बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि करप्शन के हवाले से तो आप पर भी इल्ज़ाम आता, तो फिर आप कैंपेन किसके ऊपर बेस करने जा रहे हैं, अपनी इस्तीफे क्यों मांग रहे हैं आप? बेशक सलीम बुखारी साहब ठीक फरमा रहे हैं, और सलीम बुखारी साहब का वैसे भी पीपल्स पार्टी के साथ एक पुराना मोहब्बत का रिश्ता है, और हम इसके मशकूर भी है क्योंकि जा बजा हमें हमारी गलतियों की हमारी तवज्जो दिखाते रहते। हम इसके इस किरदार का हमेशा हमने इसका शुक्रिया अदा किया है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि इस मुल्क में सब पे इल्ज़ामात है, लेकिन सिर्फ हम ही है कि इल्ज़ामात की बुनियाद पे हमें फांसियाँ दी गई। सिर्फ हम ही है कि 11-11 साल जेलों में रखे गए, और 9-9 केसों में जिन लोगों ने रखे थे इनके दौर में कभी हम इख्तिदार में अपने केसों में बरी नहीं हो चुके। हमेशा अपोजिशन में रहते हुए और जेलों में रहते हुए बरी हो जाते हैं। और सिर्फ हम हैं कि दूसरे के बारे में कहा जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया तो वो सबको तस्लीम करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन वही सलीम बुखारी साहब फिर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों डॉक्टर आसिम को रिहा किया, क्यों हमारे मिनिस्टर को 4 साल जेल में रखने के बाद भी गुनाह साबित किया, उसको फांसी पे क्यों नहीं चढ़ाया। फिर कहते हैं कि अयान अली के इसके साथ हमारा वास्ता सिर्फ इतना है कि हमारा एक वकील ने उसका केस लिया, जो हमारे वकील ने नवाज शरीफ साहब का भी केस लिया है, अभी बाबर रवान का भी केस कर रहे हैं। तो बाबर रवान के केस करने से इमरान खान हमारा तो नहीं हुआ। आप कह रहे हैं क्यों अदालत ने छोड़ दिया। तो हम पे इल्जामात है, लेकिन ये भी एक तारीख है कि जज, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, अपोजिशन, गवर्नमेंट हर वक्त अगर इल्जामात की बुनियाद पे मीडिया ट्रायल और अदालतों में फैसले और अदालतों में पेश हुआ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनकी क़ियादत को पेश किया है। बाकी जिन पे इल्जामात है, इसके बावजूद कि इस अक़दार की 3-3 दस्तखत एक सफ़े पे मौजूद है, जो जज के सामने होश और हवास में बैठ के पूरा मिनिट्रेल बताया कि कहाँ से पैसा कहाँ गया, किसका अकाउंट का क्या नाम है, किसके अकाउंट का क्या नाम है, अभी तक एक बार किसी ने पेश नहीं किया। हुदूदिया में किसी ने पेश नहीं किया। असगर खान केस में जिसमें जिसने पैसे निकाले, किस अकाउंट से निकाले, किसके पास ले गए, किसके पास दे गए, अभी तक किसी ने किसी को पेश नहीं किया। इवन ये कि आर्टिकल 6 में भी जो लोग थे अदालत में एक बार पेश हुई बगैर मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं उठाया। सिर्फ आवाज उठाया जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। इस मुल्क में हम यही तो कह रहे हैं कि इस मुल्क का बदकिस्मती है। हम कभी हमने ये नहीं कहा है कि करप्शन का एहतसाब नहीं करो, हम कहते हैं करो, क्रॉस द बोर्ड करो। अगर हमारे डॉक्टर आसिम को आपने उठाया तो राना मशहूद का भी आप उठा लेते। अगर इल्जाम की बुनियाद पे एक ऐसी, पता नहीं कि उन्होंने कहा भी है कि नहीं, चौधरी निसार तो कह रहा था वीडियो, अब अभी तक मैंने वीडियो नहीं सुना, लेकिन अभी तक मीडिया पे वीडियो। अगर एक मुजरिम के वीडियो बयान पे आप हमको मुजरिम करार देते हैं, तो एक MNA ने, आपके एक मिनिस्टर ने, इनके वालिद ने अबिद शेर अली और इनके वालिद ने राना सनाउल्लाह पे जो इल्जाम लगाया, उसको आप क्या नाम दे रही है? वो तो जेल में नहीं था, वो तो GIT में नहीं था, वो तो रिमांड पे नहीं था। बेहतर नहीं है कि मीडिया ट्रायल करवा लें, आप असल ट्रायल ना करवाएं? अगर इस मुल्क के अंदर असल ट्रायल शुरू हो गए तो फिर देखें हालात अक्सर मुख्तलिफ कह रहे हैं कि शुरू होना, क्यों शुरू नहीं हो रहा? हमारे खिलाफ तो शुरू है। हम तो अब भी जेलों में, पहले भी जेलों में। जुल्फकार अली भुट्टो साहब का हम तो आज भी अदालतों से बरी हो रहे हैं, कल भी अदालतों से बरी हो रहे हैं। उसके बाद फैसल, जस्ट ए पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन प्लीज। जी प्लीज। देखिए, गुजारिश ये है, मैं अपने दोस्त चटान साहब की बड़ी इज्जत है मेरे दिल में, इसलिए कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से पीपल्स पार्टी आज भी जिंदा है। पीपल्स पार्टी के साथ मेरी पुरानी दुश्मनी का जो ये हवाला दे रहे हैं, मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं। प्यार का कह दिया है, दोस्ती और प्यार का मैं अर्ज कर रहा हूं। मेरी यार सुन लीजिए। मैं भुट्टो के बुनियादी कारकुनों में से एक हूं। मैंने बेनज़ीर के साथ बहुत करीब रह के काम किया, और उनके दौर में मेरा रोल जो है वो सारी दुनिया को मालूम है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं ये मानता हूं कि पीपल्स पार्टी ने ये कहा। मैंने इब्तिदा में कहा कि ये इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी के ऊपर भी हैं। पीपल्स पार्टी के बारे में मैंने जिम्मेदारी से ये बात ज़रूर कही कि पीपल्स पार्टी इसमें अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। मैं इसको साबित कर देता हूं आपसे। जब कैंपेन शुरू हुई थी पनामा लीक्स को लेके, तो पीपल्स पार्टी फोर फ्रंट पर थी।
जब आप रायविंड के महलों का मुहासरा करने जा रहे थे तो आसिफ जरदारी साहब ने दुबई से बैठ के कहा कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है। पूरी कैंपेन ऐसे लगता था जैसे ज़मीन में दफन हो गई है। फिर उसके बाद मुकमका की बातें जो हुई हैं तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के बारे में, इसकी पूरी एक तारीख है। वो आपके दौर में उनके केसेस ख़त्म हुए, उनके दौर में आपके केसेस ख़त्म हुए, ये सब चल रहा है। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि मैंने कहीं ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात है या तो वो गलत है या वो मासूम है, ये तो मैं कह नहीं रहा। मेरा तो आर्गूमेंट ये है कि या तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कुल्लियतन माने या बीच में से ये पिक एंड चूज ना करें कि ये बात ठीक है, जजों ने कमाल कर दिया और बाकी ये JIT का बना दीजिए, ये तो तमाशा लगा दिया। मेरा सिर्फ आर्गूमेंट ये है कि जजमेंट को या फैसले को आप या मनोअन तस्लीम करें पूरी तरह से या उसके हिस्से बखरे ना करें। ठीक, दैट्स माय पॉइंट। शहजाद साहब, हम जानना ये चाहते, जो बुखारी साहब बात कर रहे थे कि नज़ीर जज साहिबान कह रहे थे बनेगी हमारे फैसले के साथ, वो नज़ीर बन गई है? देखिए, नज़ीर बनना तो ये मेरे ख्याल वक्त बताएगा कि नज़ीर उस तरह से बनी है कि नहीं बनी, लेकिन जजेस ने अपने सामने कानून के मुताबिक और शवाहिद के साथ देख के फ़ैसला करना था। मेरा ख्याल उन्होंने एक कॉशियस, जज्बाती नहीं, वो फ़ैसला आज सुबह आसमा जहांगीर साहिबा बड़ी सीनियर वकील हैं, उनकी एक बड़ी अच्छी बात थी, सुबह मैंने देखी। उन्होंने कहा कि ये फैसला कानून के मुताबिक होगा, ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होगा। इसका मतलब तो खोसा साहब ने और गुलजार साहब ने देखिए वही वाली बात है जो बुखारी साहब कह रहे हैं कि हमने पिक एंड चूज़ नहीं करना। ये फैसला एक, देखिए जजेस इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, एक साथ होते हैं। देखिए बेंच को लीड खोसा साहब कर रहे हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी व्यू है वो जो उनके नीचे काम कर रहे थे जजेस जो उनसे जूनियर हैं उनकी आई, और खोसा साहब ने उनकी जजमेंट, उनको उस तरह से तो नहीं हुआ कि वो जो सीनियर थे उनका आ जाता। तो वो तो ये जजेस की इंडिपेंडेंस आपस में है। जहाँ तक JIT की बात है उसमें मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर दूँ, मेरा नहीं ख्याल कि कोर्ट के पास इतनी ऑप्शन मौजूद थी कि वो 3 जजेस ने जो समझा कि वो उनको डिसक्वालीफाई कर सके, जिसके ऊपर उन्होंने JIT की तश्कील की बात की। अब वो जो JIT का काम करना है और उसने JIT ने कैसे काम करना है, ये एक चीज़ मेरे ख्याल में जजेस तो नहीं कह सकते थे कोर्ट में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये मुतालबा जायज़ ज़रूर है कि इस चीज़ को देखते हुए मियाँ साहब जो हमेशा ये कहते हैं कि मैं अपने आप को पेश करता हूँ अदालतों के लिए और इंसाफ के लिए, वहाँ पे एक तकाजा ये है, कन्वेंशन, ये पूरी दुनिया में कस्टम ये है, जब ऐसी बात आती है तो हम ये तो नहीं कह रहे कि नून लीग की हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। डिमांड तो ये आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कुछ अरसे के लिए वज़ीर-ए-आज़म ना रहें और इंसाफ के लिए अपने आप को ऐसे एक शफाफ तरीके से पेश कर दें ताकि कल उंगलियाँ ना उठा सकें। अब इसमें टाइम फ्रेम दे दिया गया है कि 7 दिन के अंदर JIT बनेगी, 60 दिन के अंदर फैसला होगा। अगर मेरा ख्याल है सब पार्टीज इस टाइम फ्रेम में बच जाएं और इस टाइम फ्रेम में आके काम करें, तो पहले भी तो 2 माह हमने सिर्फ रिजर्व फैसले का इंतजार कर लिया, तो ये भी तो 2 माह की बात, ये भी 2 माह की बात है। लेकिन हमने देखा है जब सुप्रीम कोर्ट ओवरसी करती रही है, पहले भी इन्वेस्टिगेशन को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में, नैब का रवैया भी हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, हीले बहाने क्या किए गए ये भी हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। 2-3 पहलू हैं। प्रोसेस क्या होगा इन्वेस्टिगेशन के बाद? चालान सबमिट होगा, उसके बाद ट्रायल होगी, ट्रायल के बाद अपील का मौका दिया जाएगा मुल्जिमान को, या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा? और साथ साथ ये नाजरीन कि इस मामले को जब हम देखते हैं अपील के तौर, इस मामले को जब हम देखते हैं एज ए जजमेंट, तो नज़ीर वाली जो बात है वो भी हम मतिउल्लाह जान से पूछना चाहते हैं। मतिउल्लाह जान साहब, पहले प्रोसेस के ऊपर हमें बता दीजिएगा कि अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो वैसे ही मुकदमे जैसे आम मुकदमे होते हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान फिल किया जाता है, फिर ट्रायल होता है, फिर ट्रायल के बाद फिर डिसाइड होता है, या सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल बेंच जो पीरियोडिकली चेक करेगा वो डिसाइड कर देगा? मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी स्पेशल बेंच बनाना है उसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद को तो बिल्कुल मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना माइंड दे दिया है। उन्होंने कह दिया कि नवाज शरीफ डिसक्वालीफाइड हैं, डिसऑनेस्ट हैं, सादिक और अमीन नहीं है। उन दोनों जजों को स्पेशल बेंच में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की हर 2 हफ्ते के बाद जो वो रिपोर्ट तलब करेंगे और इतनी क्लोजली निगरानी करेंगे, तो ऑब्वियसली जब एक ये ट्रायल की तरफ चीज़ जा रही है, होना तो ये चाहिए ना कि अगर इतना एविडेंस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जमा कर लेती है तो फिर उस बेस पे फिर आपको क्रिमिनल ट्रायल होना चाहिए, जेल होनी चाहिए। सिर्फ डिसक्वालिफिकेशन भी तो काफ़ी नहीं है ना, कॉन्सिक्वेंस भी होता मतलब है। पुलिस के हवालदार को मुअत्तल कर दिया और वो उसने जो 10 लाख रिश्वत ली थी वो खा के डकार गया, बस बात खत्म।
ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। नैब का तो कानून यही है ना, नहीं नैब का जो वो तो फिर वॉलंटरी रिटर्न नो प्ली बार्गेन है, मगर सुप्रीम कोर्ट को तो ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए ना कि चलो जी ओहदे से हटा दो, नायल कर दो। ठीक है, बट जिस बंदे ने, अगर मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क की तारीख है, करोड़ों और अरबों रुपए की करप्शन हुई, वॉलंटरी रिटर्न हुआ, पैसे आधे वापस आधे जेब में डाल लिए और वो आप आज़ाद फिर रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर इसी तरह की एक टेक्निकल प्ली बार्गेनिंग करनी है, सिर्फ बंदे को ओहदे से हटाना है, तो फिर ओहदे से हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जेल तो भेज नहीं सकती। जेल भेजने के लिए जरूरी है कि क्रिमिनल ट्रायल हो लोअर कोर्ट्स में। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इतना क्लोजली इस इन्वेस्टिगेशन में मुदाखलत करनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में यही मामला दोबारा अपील में। आप समझते हैं कि जो बेंच ने अपने पास पीरियोडिकल रिपोर्ट मंगवाई हैं हर 2 हफ्ते के बाद, वो इंटरफेरेंस है इन्वेस्टिगेशन के मामलात में? मेरे ख्याल में बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन, एक तरफ आप प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन को पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में कह रहे हैं अलग-अलग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप रिमार्क्स देते हुए भी मुहतात होते हैं कि हमने रिमार्क्स नहीं देने क्योंकि हम तो सिर्फ जमानत का फैसला कर रहे हैं, मेरिट पे डिस्टर्ब ना हो। तीसरी तरफ आप जो है सरकारी मुलाजमों से कह रहे हैं आप इन्वेस्टिगेशन करके हमें दो ताकि हम ये फैसला करें कि ये वज़ीर आज़म हमारे मुल्क का अहल है या नहीं है। ये कैसे, ये क्या इसमें मतीउल्लाह साहब थोड़ा सा जो, लेकिन मैं भी कुछ चाह रहा हूं, वो भी आप अगर उसकी भी वजाहत कर दें। मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं कि अदालती एक तरफ तो आपने मैं समझ गया आपका पॉइंट, एक तरफ आपने जजमेंट पूरी लिख दी, आपने ये भी महसूस किया कि ये मामला तफ्तीश तलब है और 2 जज साहिबान ने तो कह दिया कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दें। इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की मौजूदगी में इन्वेस्टिगेशन और फिर सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर पैरा, ये किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन? ये अव्वल चीज़ तो ये है कि जो आपने कहा शुरू में कहा प्रोग्राम के कि सुप्रीम कोर्ट हमारे आइन के तहत किसी भी इदारे को अपनी एड के लिए बुला सकती है कि जो भी उन्होंने कहा। अब हमारा जो निज़ाम अदल है वो एडवर्सोरियल सिस्टम है, जहाँ पे 2 पार्टियाँ आती हैं, अपना अपना केस पेश करती हैं और उसके बाद अदालत को जो मुनासिब लगता है वो फैसला किया जाता है। इस केस में अदालत को ये लगा कि उन्हें इसमें मज़ीद शायद मेजॉरिटी जजमेंट जो ऑथर थे जजमेंट के, उनको ये लगा कि हमें मज़ीद शवाहिद की ज़रूरत है। उसके लिए उन्होंने, अगर आप उसके लास्ट पैरास को देखें तो TORs उन्होंने मुकर्रर कर दिए हैं कि ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जिसका हमें जवाब चाहिए, और वो जवाब ये लोगों की JIT बना दी गई है। और इसकी फेयरनेस देखने के लिए, क्योंकि देखिए एक ये चीज़ हमेशा रहेगी, ये सवाल उठता रहेगा कि अगर आप इनको 60 दिन के लिए छोड़ देते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी करें, तो प्राइम मिनिस्टर की इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी उनके ऊपर जो की जा रही है उसमें शायद वो इंडिपेंडेंट ना रह सकें। तो वो जो उनका रब्त है वो इसलिए है कि उन्होंने रिपोर्ट इस मामले की सुप्रीम कोर्ट को करनी है। इस मामले जहां तक वो उनका निज़ाम कैसा होगा, तो ये ट्रायल हरगिज नहीं होगा, ये सिर्फ एक इंक्वायरी है। जिस तरह एक इंक्वायरी की जाती है, वो अपनी इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन कहा उन्होंने, इंक्वायरी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। इसकी मंतक उन्हें सिर्फ एक चीज करने दें, मैं बड़ा ट्रायल की जो बात है, ट्रायल उसके बाद देखें उनके सामने सवाल डिस्क्वालिफिकेशन का है। उसके बाद अगर ये साबित होता है कि नहीं ये एक जुर्म सरजद हुआ और डिस्क्वालिफिकेशन बनती है उसके तहत, तो फर्दर जो होता है वो तो स्वाबदीद है गवर्नमेंट की किसी को प्रोसिक्यूट करने की। मेरा एक सवाल है, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट के बाख्तियार और आला तरीन मुअज़्ज़ज़ 5 जजेस साहिबान के उन सवालों के जवाब सरकारी मुलाजिम ने अगर लेके आना था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस क्यों लिया था? ठीक है, देखिए उसमें नोटिस लिया था, दरखास्त दायर पहले जज कमीशन क्यों नहीं बनाया गया? कौम का वक्त जाया किया गया, कौम का पैसा जाया किया गया। अब जो इनक्विजिटोरियल काम कर रहा है, देखिए JIT ने मनी ट्रेलर, आप कह रहे हैं कि हमारा तरीकाकार एडवर्सोरियल है जी, लेकिन आप मुख्तलिफ कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? नहीं, मुख्तलिफ इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने एक कमीशन, एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जो उनका काम क्या होगा कि उन्होंने वो मनी ट्रेल देनी है जो उनको अभी तक नहीं मिली। अगर वो मनी ट्रेल लेके आ गए और उनके सामने रख दिया गया कि जी ये आपने मुझे टास्क दिया था, उसमें ये मालूम हुआ है, जो फिर वो फैसला कर देंगे। प्लीज, अगर JIT को भी इन सवालों के जवाब ना मिले तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी? सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी? एक JIT लाहौर में भी बनी थी, अभी वो JIT का क्या रिपोर्ट सामने है? बुखारी साहब, मेरे पास वक्त मुख्तसर है, यहाँ पे बहस ये हो रही है। एक बात सिर्फ मुझे पूछनी है बैरिस्टर साहब से, अगर आप इजाजत दें मुझे प्लीज। देखिए 2 पार्टीज थी इसमें, एक पार्टी ने इल्जामात लगाए आर्टिकल 183(4) के तहत या 184(3) के तहत जी, और दूसरे मुलजम ने अपने सबूत यानी जो दूसरी पार्टी है डिफेंडेंट जो है उसने अपने सबूत पेश किए, मनी ट्रेल पेश की, कतरी लेटर दिया, अदालत ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, ये कहा ये कहा ये कहा। मुझे आप ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने है, क्या ये मेरा अंदाजा लगाना दुरुस्त होगा
कि अगर प्राइम मिनिस्टर के जवाबात ठीक नहीं थे या मुनासिब नहीं थे या काबिले यानी गौर नहीं थे, तो ये बताइए तहरीके इंसाफ ने जो सबूत फराहम किए थे उनकी फेट भी क्या इसमें तय नहीं हो गई कि उन्होंने भी कुछ साबित नहीं किया है? ये जरा बैरिस्टर साहब से पूछ लीजिए। जी देखिए, ये जो तहरीके इंसाफ की साबित करने वाला मामला है, तो इस तरह की जो 184 की जो पिटीशन होती है, इसके अंदर अव्वल तो चीज़ है कि इसमें फैक्चुअल इतना ज़्यादा नहीं जाया जाता। तो ये इस तरह से पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा केस चल रहा था जिसके अंदर आप फैक्चुअल इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहे थे। जो सबूत लेके तहरीके इंसाफ वाले आए, वो सबूत हाई कोर्ट जो मेजॉरिटी ऑफ द जज, देखें 2 जज ने तो कहा था हमारे लिए काफ़ी सबूत है, हम इनको डिस्क्वालीफाई करते हैं। मेजॉरिटी ने ये कहा कि बादी नज़र में केस बनता है, लेकिन हमें इसकी हद तक पहुंचने के लिए हमें इन सवालों का जवाब नहीं मिला, जिसमें उन्होंने कहा है कि ना हमें उनकी तरफ से इतना जवाब मिला कि हम इतने मुतमिन हो जाएंगे डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाएं, और ना उनकी एक्सप्लेनेशन काफी थी, क्योंकि कतरी खत को उन्होंने जो ट्रेल दी उसको भी रिजेक्ट कर दिया। ये डिस्कशन करते मुझे क्लोज करना है। फिर सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी इमरान खान की नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी कि आगे चलाते इसको मामले। ठीक, नाज़रीन, ट्रांसमिशन अभी हमारी जारी है, एक छोटे से वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। बात हमारी हो रही थी कि तरीकाकार क्या होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, और जो ऑर्डर की गई है इन्वेस्टिगेशन वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस महसूस कर रहे थे 3 मेजॉरिटी कि शवाहिद मौजूद नहीं है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करवा लें। अगर आपने लवाजमात पूरे करने हैं तो कानून में तो फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR भी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर चालान पेश होता है, फिर ट्रायल होता है, फिर एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो फिर ये ना तमाम काम कर लें अगर आपने तमाम लवाजमात पूरे करने। देखिए फैसल, आपकी इस गुफ्तगू से जो आपने अभी की है 2-3 तरह के नताइज अक्स किए जा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे ये लग रहा है कि तमाम फरीक जो हैं इस केस के, पनामा केस के, वो किसी ना किसी अंदाज में ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मायूस किया है। देखिए, एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि 5 जजों ने कह दिया नवाज शरीफ जो है वो सादक और अमीन नहीं रहे। जी बाबा, अगर ये दुरुस्त है तो फिर उसके बाद GIT बनाने की गुंजाइश कहाँ रहती है खुदा के लिए। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये कह रही है कि जनाब आप देख लीजिए हम तो सही साबित हो गए और ये सारे का सारा मलबा जो है बिला वजह डाला जा रहा था, तो उनके भी कोई पूछे कि भाई अगर ऐसा था तो फिर अदालत ने ये क्यों महसूस किया कि एक GIT बना के और मजीद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर ली जाए। एक बात तो ये है, मैं कन्विक्शन के साथ ये कह रहा हूँ, बैरिस्टर साहब मौजूद हैं वो इसकी वजाहत कर पाएंगे। मेरे ख्याल से पनामा केस जो है इट हैज गॉन बैक टू स्क्वायर वन। ठीक, क्योंकि जब ये पनामा का शोर उठा था, उसके बाद जब ये मामला कमीशन की तरफ गया, फिर यानी जो फरीकैन थे खासतौर से मुतहिदा अपोजिशन, वो टर्म ऑफ रेफरेंस पर मुत्तफिक नहीं हो सकी। उसके बाद वापस ये लोग पार्लियामेंट में गए, पार्लियामेंट के बाद वापस ये लोग सुप्रीम कोर्ट में आए। देखिए, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी गुफ्तगू हमने सुनी, जो जजेस के रिमार्क्स थे, ये फैसला उससे मेल तो बिल्कुल नहीं खाता है। माफ़ कीजिएगा मुझे इसके लिए, और मैं जजेस से भी इंतहाई माजरत के साथ ये अर्ज करूँगा कि वो जो दावे थे कि ये यादगार जजमेंट होगी, ये सदियों भुलाई नहीं जाएगी, वो कहीं से इसमें रिफ्लेक्ट होती नजर नहीं आ रही है। अल्लाह करे ऐसा हो कि जो JIT बन रही है उसमें कुछ ऐसे हकायक सामने आ जाएं, या वो बातें जो हमको नजर नहीं आ रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रही हैं, वो उसमें से निकल आए तो बड़े बड़े चब्बे की बात होगी। मैं ये समझता हूं कि ये JIT का क़याम जो है ये इस मामले को और ज्यादा ताखीरी मैं जानना चाहता हूं बुखारी साहब, मैं जानना चाहता हूं, मैंने शुरू में कहा मैं आपसे ये जानना चाहता हूं एक प्रोग्राम में कि जितना ये मामला डिले होगा उतना ही इसका फायदा नवाज शरीफ को पहुंचेगा। ठीक है बुखारी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अपने इसी फैसले में कहता है कि इन्वेस्टिगेशन नैब नहीं करना चाह रहा था, नैब के चेयरमैन ने कहा, वही नैब का चेयरमैन बैठा होगा, वही FIA के सरबराह बैठे होंगे, वही SECP के सरबराह बैठे होंगे जो इन्होंने खुद तैनात किए होंगे। उन इदारों के सरबराहान की मौजूदगी में कैसे मुमकिन है फेयर इन्वेस्टिगेशन, या सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरसी करे, उस पर भी रोशनी डालें, क्योंकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में क्रिटिसिज्म था कि सुप्रीम कोर्ट ओवरसी कर रहा है इन्वेस्टिगेशन। पहली बात तो यह है कि मैं मतीउल्लाह जान से मुत्तफिक हूं इस बात के ऊपर
कि ये जो प्रोसीजर अब तक हमारे सामने आया है, उसके बाद ये अस्यूम कर लेना कि इसमें किसी भी फरीक के लिए कोई फैसला मौजूद है, ये मेरे नज़दीक तो मुमकिन नहीं है। ठीक। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, देखिए ये मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम के बेहतरीन ब्रेन्स बैठे हुए हैं। जैसा आपने खुद भी कहा कि उनमें से, बैरिस्टर साहब ने कहा कि उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आने वाले वक्तों में चीफ जस्टिस बनेंगे। जी। मतीउल्लाह जान ने भी ये कहा कि ऐसे लोगों को मजीद किसी कमीशन के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। अब अगर बेस्ट बैठे हुए माइंड्स जो हैं, जो हमारी अदलिया का हुस्न कह लें, उनका मतलब है उनकी क्रीम कह लें, वो बैठे हुए जो कुछ तय नहीं कर पाए हैं, तमाम तर तवील समात के बावजूद, तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन के बावजूद, तो वो JIT कैसे कर लेगी? ठीक। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसमें मैं तफसील से बात करना नहीं चाहता, लेकिन एक हल्का सा इशारा आपके लिए छोड़ रहा हूं, बैरिस्टर साहब शायद उसके ऊपर मुनासिब बात कर सके। वो ये है कि इसके अंदर 90% मामला जात जो हैं ये गैर मुमालिक के हैं। गैर मुमालिक के हवाले से मुझे आपसे एक बात अर्ज करनी है, वो ये कि 2-3 चीजें बहुत बुनियादी नौयत की हैं। पहली बात तो ये है जी कि ये जो पनामा का केस है, इसके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी वेरिफिकेशन मुमकिन नहीं है। फैसल शकील, कोशिश की गई कि वेरिफिकेशन हो जाए इन डॉक्यूमेंट्स की बाय दोज हु आर सिटिंग एट द हेल्म ऑफ पनामा की जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे रिफ्यूज्ड इट। दूसरी बात यह है कि उस अदारे के जिसने कोई डॉक्यूमेंटेशन इशू की होती है, उसको अदालत समन कर सकती है ताकि वो आके वहां उन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात कर सके। ये कोशिश भी हुई, उन लोगों ने आने से अदालत में इनकार किया है। ये दो बातें आपको जहन में रखनी होंगी। और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसकी ना वेरिफिकेशन हो सकती हो, ना उसके बारे में कोई एविडेंस देने के लिए तैयार हो, कानून की नजर में उनकी कोई हैसियत नहीं होती। बैरिस्टर साहब मौजूद हैं, ये मुनासिब जवाब देंगे। दूसरी बात, देखिए प्रोसीजरल मामलाजात में ताखीर होगी। मेरा ख्याल ये है कि जब ये बाहर जाके इन्वेस्टिगेट करने की बात आएगी, सबसे पहला इशू उठेगा कि इनके पास मैंडेट क्या है। दूसरा इशू उठेगा कि क्या वहां की हुकूमतें इनको एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं या नहीं है, क्योंकि पनामा के बारे में ये कोशिश पहले हो चुकी जिसमें नाकामी हुई है शिद्दत से। देखिए इसी तरह से चाइना के 2 पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स के बारे में पनामा पेपर्स में था। चाइनीज गवर्नमेंट स्टेट अवे रिफ्यूज टू परसू बिकॉज दे थॉट के पनामा के ये पेपर्स वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसमें अभी जाना होगा। जैसा मैंने कहा, बैरिस्टर साहब इज द राइट पर्सन कि वो इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल सकें कि क्या होगा आने वाले वक्त में। अच्छा, हमें जाना चक जई साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज्वाइन किया है। ही इज द राइट पर्सन टू आस्क। ये वजीर आजम साहब बनाएंगे इस कमेटी को इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होगी, वजीर आजम साहब बनाएंगे? मैं चेक करूंगा, मुझे नहीं मालूम लीगल पोजीशन इस हवाले से। मैं इस पोजीशन को क्लेरिफाई करूंगा। अगर आप मुझे बाद में इजाजत देंगे तो मैं इस पे आपको फॉर्मली बताऊंगा। अभी तक इस पे डिलिब्रेशन होना बाकी है। रिफरेज माय क्वेश्चन। वजीर आजम साहब के होते हुए आपके ख्याल में किस तरह मुमकिन है कि वो तमाम मामलात जो हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो ठीक ऐसे तरीके से तय पा जाए? देखिए, तो हम मफरूजे की बुनियाद पे कह रहे हैं कि नैब जो है वज़ीर आज़म की घर की लोंडी है। मफरूजे की बुनियाद पे कह रहे हैं कि फौज वज़ीर आज़म की घर की लोंडी है। तो वज़ीर आज़म आप ये समझते हैं कि तमाम इदारों को अपनी जेब में रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी रखते हैं? पब्लिक गैदरिंग के अंदर खड़े होकर नैब के चेयरमैन को कहते हैं कि खबरदार अगर जो तुमने किसी की पगड़ी उछाली तो वो वज़ीर आज़म किसी भी इदारे की कारकर्दगी पे तनकीद मेरा और आपका हक है, प्राइम मिनिस्टर का भी है। यही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के बारे में हम कह सकते हैं कि उन्होंने इसको फ्रिवलस करार दिए, फिर वही सुप्रीम कोर्ट 6 महीने उसी केस को सुनती आ रही है। तो वहां पे क्या रिफॉर्म की जरूरत नहीं है? क्या देयर इज नो इशू देयर? देखिए, हर इदारे की परफॉर्मेंस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इदारों की अभी जरूरत नहीं है। खुदा न खास्ता ये इदारे जो है, चूंकि उनकी परफॉर्मेंस पे मुझे सवाल है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, चूंकि प्राइम मिनिस्टर हेड है। देखिए, पहली बात हुई है कि प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया। IK ने कहा था, इमरान खान ने, कि हमने प्रूफ जमा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी डिसएग्री। उन्होंने कहा इखलाकी तौर पे प्राइम मिनिस्टर को रहने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिसएग्री, कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज द हेड, ही इज इलेक्टेड हेड एंड मॉरली ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। ज़िमनी सवाल इसका ये है कि अगर इदारों के हेड मिलके सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट करके एक JIT बना दे, आपको तो एतराज नहीं होगा ना? फिर
देखिए ये टेक्निकल, अभी तक हमने इसको डाइजेस्ट करना है पूरे के सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाजमी बात है इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन होंगी। तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इस निटी ग्रिटी के टेक्निकल लेवल डिसीजंस को मैं आपको अभी बता सकूं। ठीक, आप इस इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले से हमें कुछ नहीं बता सकते। मैं इस वक्त जब ये फैसला 2 घंटे या 3 घंटे पहले आया, मरियम नवाज साहिबा तो नहीं पेश होंगी इसकी। देखिए उनका सुप्रीम कोर्ट ने 2 बंदों के बारे में कहा शल अपेयर, ये हसन और हुसैन नवाज की बात की गई, ना ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में की गई है, ना ये मरियम नवाज साहिबा के बारे में की गई है। जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, वो खबर दे रहे हैं। इसका मतलब है वजीर आजम साहब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से बिल्कुल मुबर्रा है। मैंडेटरी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को कि वो मैंडेटरी प्राइम मिनिस्टर उनके सामने अपेयर होंगे, लेकिन खतगान भी नहीं लगाया कि वो मिल नहीं सकते। अब तीसरी अहम बात ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया, अब ये बात खत्म हो गई कि मरियम नवाज साहिबा डिपेंडेंट है या नहीं, ये बात खत्म हो गई सुप्रीम कोर्ट। तो ये जेआईटी का प्रीव्यू में नहीं है। जेआईटी का प्रीव्यू में क्या है? सिर्फ ये है मैं कोट कर रहा हूं अगेन कि 2 फ्लैट्स, उनकी ओनरशिप का मसला और उनकी मनी ट्रेल का इशू, ये 2 इश्यूज हैं। 4 फ्लैट्स हैं। ये इशू है जो रिव्यू है जेआईटी का इन्वेस्टिगेशन के लिए। और ये बात खत्म हो गई कि मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट की बात प्राइम मिनिस्टर के टैक्स रिटर्न के हवाले से, ये बात खत्म हो गई कि मरियम नवाज साहिबा बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी ऑनर है या नहीं। आपको जेआईटी के हवाले से इल्म नहीं है, आप कह रहे हैं कि वो आपने पढ़ना है और डाइजेस्ट करना है, लेकिन इस हवाले से आपने अंडरस्टैंड कर लिया ना? तो वजीर आजम साहब आप कह रहे हैं कि मैंडेटोरी है, ना मरियम नवाज साहिबा का मैंडेटोरी, ये आपने जांच लिया? बिल्कुल नहीं, लेकिन चौधरी मंजूर साहब, ये फिर तो आसिफ अली जरदारी साहब की तनकीद भी मियां साहब के खिलाफ जो है वो जायज नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट तो वो क्या जानचक से ही कह रहे हैं, कहा ही नहीं कि वो पेश होंगे। अच्छा, पहली बात ये है कि इसके 2 पहलू हैं, एक लीगल एस्पेक्ट्स हैं और एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं। पहले तो ये है कि जो मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके बारे में, हमेशा वजारत दाखिला जेआईटीज कॉन्स्टिट्यूट करती है। पंजाब के अंदर भी और सेंटर में भी जब भी बनती है तो वही उसको हेड भी वजारत दाखिला का एक मातहत अफसर करेगा, FIA का एडिशनल डायरेक्टर लेवल का कोई 19 या 20 ग्रेड का ऑफिसर करेगा इस सारे को। हमारा इशू ये है कि हम पहले दिन से ये कह रहे थे, जो आज फैसला आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी बैशिंग हुई कि आप नहीं जा रहे उधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हम अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे नहीं गए थे या नहीं जा रहे थे। हमारा एक्सपीरियंस मौलवी तमीजुद्दीन केस से लेकर आज तक जो अदलिया के बारे में एक्सपीरियंस रहा है वो कुछ और था। यही था जो आज फैसला हुआ है। मसलन अगर आज एजाज अफजल साहब का पूरा अगर आप पढ़ें तो उसमें वो कुछ और कह रहे हैं, उसमें सारी बातें उन्होंने कह दी हैं जो खोसा साहब ने और उन्होंने कही, और लास्ट पे कहा है कि जेआईटी की हैसियत क्या है? जरा मुझे बताएं ना, कौन सी जेआईटी ने क्या फैसले किए? जेआईटी बनी फैसलाबाद में, उसने क्या वो राना साहब को क्लियर किया, जो वो स्टेटमेंट थी वो SHO की कि मैंने इनके कहने पे बंदे मारे, क्लियर कर दिया। कसूर के मसले पे जेआईटी बनी, क्या किया उसने? और फिर पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा वाकया हुआ है कि मैं नहीं समझता कि इससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होगा। आप जेआईटीज या इंतजामिया या पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशंस है उस पर जुडिशल कमीशन बनते हैं। यहां पे ये भी हुआ मॉडल टाउन पे कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर एक जेआईटी बनी। ये इससे पहले तारीख में कभी नहीं हुआ। चूंकि मैं अगर डिमांड करूंगा मुझे पुलिस से शिकायत, तो मैं जुडिशल कमीशन की तरफ जाऊंगा। मुझे अगर इंतजामिया से या किसी और इदारे से शिकायत, तो मैं जुडिशल कमीशन। यहां पे जुडिशल कमीशन ने एक फैसला दे दिया, उसके ऊपर जेआईटी बनाई गई। दिन की रोशनी में 14 बंदे कत्ल किए, दिन की रोशनी में 80 बंदों को गोलियां लगी, और उस पर जितने सारे मुलजमान थे वो सारे उनको एग्जोनरेट किया, और उनमें से बहुत सारे जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनकी प्रमोशंस की गई और उनको छुट्टियों पे बाहर भेजा गया और मुख्तलिफ बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टर दे दी गई। और ये जेआईटी फिर मिलकर प्राइम मिनिस्टर की इन्वेस्टिगेशन करेगी। सो ये तो अपने आप को धोखा देने वाली बात है। सो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो डिफरेंस है हमारी पोजीशन का और पीटीआई का या जमात इस्लामी का, वो जेआईटी को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस ने, जिसमें से उसने आगे चीफ जस्टिस भी बना है, जो उन्होंने कहा है उसको माना जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन करें
और JIT कोई हैसियत नहीं रखती। ये तो एक क्लीन चिट देने के लिए वो सामने दिया जा रहा है, बिल्कुल क्लीन चिट देंगे। हम आज कह रहे हैं कि क्लीन चिट दी जाएगी, और अगर कोई इस पे एतबार करता है तो वो अपने आप को धोखा देने वाली बात कर रहा है। JIT की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने अहम नुक्ता उठा दिया। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने हेड्स को डायरेक्शन दी है रिस्पेक्टिव इदारों के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नाम रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट उनकी मंजूरी देगी। तो बेसिकली ये JIT की निगरानी सुप्रीम कोर्ट का खसूसी बेंच कर रहा होगा, जो कि चीफ जस्टिस से कहा गया कि आप एक खसूसी बेंच बनाएं। अनप्रेसिडेंट है ये, दिस इज वेरी अनप्रेसिडेंटेड। अच्छा, मेरा एक सवाल है, चूंकि बड़े सीनियर साथी, मेरा एक सवाल है क्या मतलब सुपरवाइज से, क्या मतलब इन्वेस्टिगेशन की सुपरविजन से, क्या सुपरविजन फैसला उन्होंने देना है, सुप्रीम कोर्ट ने आप नहीं देना। ये बात आपके आने से पहले मेरी भी यही पोजीशन थी कि JIT फैसला उन्होंने JIT ने देना है, तो फिर सुपरवाइज कर लें। लेकिन मैं बिल्कुल आप कीजिए, लेकिन सवाल ये ले लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करता है वो किसी कानून की बुनियाद पर करता है, तो ये कौन से कानून की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चारों हेड्स जो हैं वो नाम दे दें और उसके बाद फिर हम ये करेंगे और फिर वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो सुपरवाइज होगी? ये जैसे मैंने शुरू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे डोमेन में दाखिल हो गई है जो काम पुलिस का है और इन्वेस्टिगेटिंग इदारों का है, और ये वो इंटरफेरेंस है जिसको नैब ने भी फसी बुखारी के दौर में चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में कि आप हमें ऑर्डर नहीं कर सकते कि ये इन्वेस्टिगेट करें। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में प्रॉब्लम खड़ा हुआ था, जिसके ऊपर जजमेंट्स भी आई थी, मगर फिर 1843 मुफादनामा के जो इख्तियारात हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड किया, मगर इस हद तक कभी नहीं गए। इससे पहले असगर खान के केस का, जो केस में भी मुफादनामा का केस है, ये भी पब्लिक इंटरेस्ट में है, पब्लिक इंटरेस्ट उन्होंने मेंटेनेबल करार दिया इसको। ये आप ध्यान में रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेबल करार किया। मेरी जाती राय में, मैं 15-16 साल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट करता हूँ, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, और सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर में आके जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था वो बड़ा प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट था, जिसमें केस टेकअप किया गया, और अब इस केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा। ये जो कह रहे हैं आज फैसला आया है, अभी इसकी हियरिंग जारी है। अगर मैं ये कहूँ ना कि इसकी हियरिंग जारी है तो आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि अभी एक स्पेशल बेंच बनेगा, उसके सामने JIT 2 हफ्ते बाद रिपोर्टें देगी, फिर वो बैठ के डिसाइड करेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन सही हो रही है या गलत हो रही है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इसकी नोटिस लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये मामला जो है इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। अभी अगर JIT बनती भी है तो जो एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ है वो कोई सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने से अथेंटिक तो नहीं हो जाएगा, मगर बहुत सारे लोग JIT के अंदर जो सरकारी मुलाजम बेचारे बैठेंगे वो तो यही कहेंगे ये सुप्रीम कोर्ट का एविडेंस है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के ठप्पे लगे हुए, ये तो बड़ा अथेंटिक है। अब ये बड़े मसाइल हैं। इस एविडेंस को नए सिरे से JIT को कलेक्ट करना होगा थ्रू लीगल वे, और उसको कस्टडी में लेना होगा। तो बाहर जाना लीगैलिटी के ऊपर तो आपने पहले ही सवालिया निशान लगा दिया कि सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल बेंच किस तरह है इसको ओवरसी कर रहा होगा, इसके तमाम मामलात को रिपोर्ट कैसे मंगवा रहा होगा अपने आप अपने पास। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं ना। कंट्राडिक्शन क्या है? कंट्राडिक्शन ये है कि JIT फैक्ट्स के ऊपर काम करेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसाई एक ओपिनियन बना के जजमेंट देनी। ये 15 दिन बाद सिर्फ रिपोर्ट देंगे ना, हमने कितना फाइनल, लेकिन 15 दिन बाद बताएंगे कि हमने 15 दिन। अच्छा, 15 दिन इससे ज्यादा देखिए, हमने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का दौर देखा है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स ओपन कोर्ट के अंदर उनके पास पेश होती थी, और वो कहते थे कि आपने ये किया, ये क्यों नहीं किया आपने, वो कहते थे ये करके लाइए। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान स्पेशल बेंच देख रहा होगा तो वो कहेंगे कि ये लकूनास हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ये डेफिशिएंसीज हैं इन्वेस्टिगेशन में, ये आप पूरी करके और वहां पे फिर एविडेंस कलेक्शन पाकिस्तान के एविडेंस एक्ट के मुताबिक होगी, ये ज़हन में रखें। जबकि ये प्रोसीडिंग जो है एविडेंस एक्ट की मोहताज नहीं थी। ये सबसे बड़ी कंट्राडिक्शन है जो मेरे ख्याल में बैरिस्टर साहब इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। शहजाद अकबर साहब, हाउ डू यू रिजॉल्व दिस? देखिए, इसमें प्रॉब्लम्स कॉन्ट्रडिक्शन तो पैदा हो गई। जैसे मंजूर साहब ने कहा कि पूरी एक जो मेन जजमेंट जो ऑथर की गई उसमें भी
एक किस्म का प्राइमा फेसाई केस इस्टेब्लिश करने के बाद एक JIT बनाने की बात कर दी गई। अब ये जो JIT बननी है, इसने इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो मसाइल इसके सामने आए हैं उसमें सबसे एविडेंस कलेक्शन से पहले मेरे ख्याल है इनका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह ये कहा गया कि जी कौन सी मिनिस्ट्री इसको नोटिफाई करेगी, चलें वो तो सब चीजें होना बाकायदा वो चीजें हो गई। उसके बाद मुझे ये बताइए कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया ये 190 उन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जुडिशियल फंक्शन तो नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, उन्होंने कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, लेकिन नोटिफिकेशन तो होना है। अगर नोटिफिकेशन नहीं होता JIT का, अगर नोटिफिकेशन JIT का नहीं होता तो फिर उसकी वैल्यू क्या है? वो मिनिस्ट्री करेगी, नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री करेगी, नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री करेगी। लेकिन चलिए मैं इस बात का रिजॉल्व कर लेते हैं। इख्तियार सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रहा है कि हम ये काम करेंगे, नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री। हमारा कानून इतना कोडिफाइड है, इतना प्रोसीजर हमारा कोडिफाइड है कि चलो ये नोटिफिकेशन तो एक छोटा सा मामला है ना, नोटिफिकेशन के बाद एक JIT के अफसरों ने इस्लामाबाद से कराची भी जाना है ना, उसकी भी नोटिफिकेशन होती है। इस्लाम पाकिस्तान से बाहर जाना है, बुखारी साहब कह रहे थे कि बाहर जाके एविडेंस कलेक्ट करना है, कलेक्ट करना है, एक्स पाकिस्तान लीव होनी है, उनके लिए अखराजात होने हैं, ये तमाम मामलात में JIT तो ताबे है, वो हुकूमत से मांगेगी। या तो वो लोग उधार लेंगे 3.5 दिन के लिए किसी से, लेकिन मंजूरी जजेस देंगे, नाम आएंगे। मतीउल्लाह साहब, आप सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा ख्याल है ज्यादा आगे जा रहे हैं, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट मंजूरी देगी? उन्होंने ऑर्डर दिया, मैं वो पढ़ रहा हूँ, उस ऑर्डर के मुताबिक तो यही है। उसने कहा कि जी वो नाम हमारे पास आएंगे, हम बताएंगे कि कौन जो है इस महकमे का बंदा इन्वेस्टिगेट करेगा इस महकमे से। ठीक है, अब ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट ने जितने करीब रखे हुए तो उनको वैसे बुला लेते फैसला। ये जो इन्होंने जिसको फैसला कह रहे हैं देने की बजाय अगले 2 महीने इनको अपने पास बिठा लेते और इनको ऑर्डर देते रहते, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, ये लेकर आओ। मामले में जो 60 दिन का टाइम है उसमें मैं सिर्फ एक चीज पे ठीक बात देखिए, ये जो केसेस है ना, जो फ्लैट्स का किस्सा है या जो बाकी चीज़ों का है, इनका मनी ट्रेल इस्टेब्लिश करने के लिए नैब के पास ये केसेस बड़े अरसे चलते रहे। और उस वक्त देखिए पूरी उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसके पूरे रिसोर्सेज इस चीज़ के पीछे थे, लेकिन ये इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मामलात हैं और इतने जुरिस्डिक्शन में फैले हुए हैं कि कैसे ये बेचारे बेयारो मददगार JIT के 6-7 अफसरान 60 दिन के अंदर, जिनके पास रिसोर्सेज भी नहीं होने, और जैसे बुखारी साहब ने कहा ये बहुत सवाल, मैं पाकिस्तान के बिहाफ पे बाहर हम लोग जाते रहे हैं, हम नैब की तरफ से मुख्तलिफ ममालिक में एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जाते रहे हैं, हमें तो वहाँ इतने मसाइल होते हैं। शहजाद साहब अगर आप इजाजत दें तो जो प्रिंसिपल है नाजरीन, उसके अंदर विजडम मौजूद है। अगर प्रोसिक्यूशन अलहदा है कोर्ट के प्रोसीजर से, उसके अंदर भी विजडम मौजूद है। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अलहदा है प्रोसिक्यूशन से, उसके अंदर भी विजडम मौजूद है। तो शहजाद साहब ये तीनों ये मिक्स होती हुई हमें चीजें नजर आ रही हैं, और आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से बाहर ये लोगों को भेजा जाना वो भी जरा बयान कर दे, आप जाते रहें। जी देखिए, बाहर जाने में सबसे बड़ा जो चीज़ प्रॉब्लम आएगी कि मुख्तलिफ ममालिक में जाना, मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क के किसी इदारे का मुझे पता है कि पनामा का एक्सपीरियंस नहीं है, वर्जिन आइलैंड का एक्सपीरियंस नहीं है, हम वहाँ पे हम जब जाते हैं तो वहाँ पे आप स्ट्रेट जाके नहीं, आपको पता तो लोगों एक लीगल टीम हायर करनी पड़ती है। पनामा तक ही रखें, वर्जिन आइलैंड की बात करें तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे। तो जितनी ममालिक में आपने जाना है, जो मनी ट्रेल है, सऊदी अरेबिया, सबसे बड़ी बात देखिए, मेरा जो नैब का एक्सपीरियंस रहा 7-8 साल का, जो सबसे अनविलिंग और अनकोऑपरेटिव जगह थी वो थी UAE, जहां से हमें एक दफा भी कोऑपरेशन नहीं हुई कोई एविडेंस लेने के लिए। तो ये तो मुद्दा शुरू ही UAE से होना है, बिल्कुल। तो ये चीजें मुझे उस तरह सुलझती नजर नहीं आती, फिर कतर, फिर जद्दा, और सारे एक जैसे। अब इन तमाम अरब ममालिक से आप ले ही नहीं सकते, चाहे आपके पीछे गवर्नमेंट भी खड़ी हो, वो इतने विलिंग एंड कोऑपरेटिव नहीं है, और उसमें वो कोर्ट की तरफ इतना नहीं देखते, क्योंकि आपने देखिए ना, आप उस मुल्क से चीजें मांगने जाएंगे एविडेंस जिन्होंने चिट्ठियां लिखी हुई हैं और जिनकी चिट्ठियां मुस्तरद कर चुके हैं, तो ये मामला जो है ये JIT से रिजॉल्व नहीं होगा। जान छुड़ाई गई है, सच्ची बात है। मुझे तो नहीं लगता कि जान छुड़ाई गई है। बुखारी साहब का कमेंट ले लेते हैं। बहुत बड़ी बुखारी साहब, आई होप कि जो यहाँ पे डिस्कशन हो रही है वो आप तक पहुंच रही है ठीक तरीके से। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जान छुड़ा ली है, हमारे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट मजीद फंस गया इसमें। नहीं, मेरे ख्याल से मतीउल्लाह जान के साथ मुझे इत्तेफाक किए बगैर कोई चारा नहीं है, क्योंकि कभी कभी बहुत विजडम की बात वो करते हैं। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक मामला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामला जात पड़े हुए हैं जो एक तवील अरसे से पेंडिंग है। बार बार बात होती है किधर गया वो असगर खान केस, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट में ही पड़ा है ना यार। सुप्रीम कोर्ट में मेमोगेट केस नहीं पड़ा हुआ, क्या हुआ उसका? असगर खान केस। ये तो आप बात छोड़े, मैं इसके ऊपर कोई 5% नहीं चाहता, खुदा ना खास्ता मेरी
नीयत ये नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को किसी भी हवाले से अंडरमाइन करूं, लेकिन बहुत सारी मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि गैर जरूरी तवालत इख्तियार कर लेती है चीजें। मैं आपको फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब ये JIT बाहर के मुमालिक में जाएगी और वहां से कुछ एविडेंस लेना चाहेगी या कुछ वेरिफिकेशन लेना चाहेगी तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल होगी। मैं आपको पहले हवाले दे चुका हूं कि पनामा पेपर्स वाले खुद ना उन कागजात की वेरिफिकेशन पर आमादा है, ना उनमें से कोई शख्स आके एविडेंस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तैयार है। तो ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसके क्रिएटर और जिसके जनरेटर जो है उसको ओन ही नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या करेगी JIT बाहर जाके? पहले तो मुझे आप ये पूछ के बताइएगा। ठीक। दूसरी बात ये कि इसमें टाइम फैक्टर, ये जो 2 महीने में आपका ख्याल है केस का फैसला होने जा रहा है, अरे बाबा 3 टर्म ऑफ पिछले कमीशन की, अगर 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट को बताना जरूरी है, वो इसीलिए है क्योंकि इसमें ताखीर एंटिसिपेट की जा रही है कि बहुत देर होगी इसमें, लिहाजा 2 हफ्ते के बाद भाई हमें एक चिट्ठी लिख दिया करें या आके बता दिया करें कि अब तक क्या हुआ है। मेरा ख्याल यह है कि इस मामले को अननेसेसरीली तवालत देने की तरफ एक सारा कह दीजिएगा, मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आपका ख्याल यह है कि इससे केस तय होने जा रहा है, आई हैव माई रिजर्वेशन, आई डोंट वांट टू गिव वर्ड्स टू इट, बट मेरा नहीं ख्याल कि ये JIT वो हकायक ले आएगी या वो सबूत ले आएगी जिससे सुप्रीम कोर्ट के लिए फैसला करना आसान होगा। आई हैव माई रिजर्वेशंस। ठीक, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला होगा ज्यादा या अदलिया कर लेगी इन्वेस्टिगेशन वाला मामला तय पा लेगी? एक चीज तो हमें समझना चाहिए कि जब सियासी पार्टी बिलखसूस अपोजिशन एक सियासी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के तौर पे सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करती है, तो फिर इसी तरह होता है कि जिस तरह रिगिंग एलिगेशंस थे उसमें भी PTI को वो नहीं मिला जो चाह रहे थे, आज भी सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद वो नहीं मिला जो PTI चाह रहे थे। नहीं होता जान साहब कि सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करना चाहे और सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो जाए। लिहाजा सियासी फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए, रिजॉल्व वहां पे होने चाहिए। सियासी डिस्प्यूट, पनामा एक सियासी इशू बन गया था और अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट के खंधे को इस्तेमाल करना चाहती थी। अब इसकी नेटी ग्रिटी में कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग और क्या करप्शन हुई है, ये मेरे ख्याल में जब खान साहब ने कहा कि मैंने तमाम प्रूफ दे दिए, उस पर भी डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया गया। जब उसने कहा कि मॉरल अथॉरिटी खत्म होगी प्राइम मिनिस्टर की, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बाय नहीं किया। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन मुझे नहीं मालूम कि और क्या है और क्या करने जा रहे हैं और किस तरह जो है ये केस JIT इमरान खान क्या साहब के और सबूतों को लेके आगे बढ़ेगी। आपको अगर सवालात नहीं पते हैं तो सुप्रीम कोर्ट वाले मामलात आप देख लें, आज जो उन्होंने जजमेंट दिया उसके अंदर उन्होंने अहम सवाल उठा दिए हैं। रकम कतर कैसे गई, तहकीकात की जरूरत है। गल्फ स्टील मिल कैसे बनी, कैसे फरोख्त हुई, ये भी नहीं पता। हसन हुसैन कम उम्री में फ्लैट खरीदने की पोजीशन में थे, कैसे खरीदे ये भी नहीं पता। फ्लैगशिप के लिए पैसा कहां से आया, ये कंपनी है, इसके लिए पैसा कहां से आया। चेयरमैन नैब गैर जमानत पाएगा, अच्छा वगैरह वगैरह, ये और चीज, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने डिसेंट नोट कोट कर रहे हैं। डिसेंट नोट नहीं है जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चंस रेज किए हैं उसके अंदर जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हर फैसले के साथ जी चौधरी साहब। अच्छा, इसमें देखिए, मैंने पहले कहा कि कुछ चीजें हैं पॉलिटिकल, और हम सारे पाकिस्तान के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस फैसले को इंतजार कर रही थी क्योंकि पॉलिटिक्स अभी खुलेगी। सो मैं आपको एक खबर देना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम MNAs को इमीडिएटली रोक लिया, जो इस्लामाबाद में नहीं थे उनको कहा है कि कल वापस जाएं। इस्लामाबाद वापस आए, जहां पे भी जी वो सारे। सो कल हाउस के अंदर बिल्कुल वही एपिसोड होगा जो नून ने किया था, बिल्कुल जैम करेंगे, अब जैम कर देंगे, बिल्कुल जैम करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर से रेजिग्नेशन जो है वो दोनों हाउसेस के अंदर बिल्कुल वही होगा, सेनेट के अंदर भी। और इलेक्शन को आप मद्देनजर रख के ये फैसला कर रहे हैं? इलेक्शन का इशू नहीं है, या आपने डिसीजन को मद्देनजर रख के? इलेक्शन का इशू नहीं है। जब तक ये प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते इस मुल्क में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। ये आप दोस्ती का निभा रहे हैं उनके साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, आप कहते इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करने देंगे आप? नहीं, हम कह रहे हैं कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, ये नहीं करवा सकते, और तब तक आप जो है इस्तीफा मांग रहे हैं और हम कहते हैं रिजाइन करें। दूसरी बात, हमने PTI से यही कहा था कि एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाते। मतलब डील क्या हुई थी, जब खटक साहब को सुबह 5 बजे वापस भेजा गया था,
तो ये तो बाद में सुबह सुप्रीम कोर्ट तो 8 बजे या 9 बजे खुली थी ना, तो जब वापस भेजा गया था उनको, हमें तो उसी वक्त खबर आ गई थी कि क्या हुआ है और 8-9 बजे क्या होने वाला है, सुबह क्या होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, ये खबर आ गई थी आपको। उसके बाद अगर हम फिर आज उस नुक्ते को फिर वहां से ले लें कि ये जेआईटी अब बन गई है और जेआईटी जो है ये कर देगी, तो जेआईटी की तारीख तो बिल्कुल इसके रिवर्स है पाकिस्तान की तारीख के अंदर। सो पाकिस्तान के अंदर अगर जेआईटी ने जितने आज तक जितने भी, कोई एक बता दे किसी एक जेआईटी अगर ठीक समझ पाया हूं बिल के खिलाफ, चौधरी मंजूर साहब, अगर दो चीजें, एक कभी सुप्रीम कोर्ट ने हत्ता के उसके अपने ऊपर हमला हो तो फिर भी कभी इनको कुछ कहा नहीं, सजाएं मिली है उस पर। किसको मिली? जेल गए थे, किसको मिली है? काफी लोग जिन्होंने भिजवाया था उनको क्या है? जब बीबी के खिलाफ वो टेप आई थी तो जो टेप में जजेस भी 3 चले गए, लेकिन जिन्होंने भिजवाया था, जिनके नाम थे बार बार सैफुर रहमान साहब ले रहे थे, उनको कभी कुछ नहीं हुआ। सो हमारी दानिस्त में कभी इन लाडलों को कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जो सब मैं पॉलिटिकल खबर के ऊपर वापस आना चाह रहा हूं, मैं उसका बैकग्राउंड समझना चाह रहा हूं। फैसला आपने इसलिए किया है कि आप पार्लियामान को नहीं चलने देंगे, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें जेआईटी जो बनाई जा रही है उसने काम नहीं कर सकना, वो अहल ही नहीं है कि कलेक्शन करे एविडेंस। इससे बेहतर था कि जुडिशियल कमीशन बना लेते। मैं मतलब अब ये जो तो ये क्या बात मानेंगे? तो आप वो अपना एहतजाज छोड़ेंगे? SCCP वाले करेंगे ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, स्टेट बैंक का बंदा जो खुद मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे वो करेंगे, FIA वाले करेंगे, ये नैब वाले करेंगे, ISI भी इन अ वे प्राइम मिनिस्टर के मातहत है ना। किसके मातहत? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। सो ये जितने भी उनको उनके मातहत हैं वो इनके खिलाफ फैसला देंगे। क्या मीर क्या सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से। जल्दी ऐड कर लीजिएगा, मैंने आगे अगर आप मुझे इजाजत दें थोड़ा सा चौधरी साहब को मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। पीपल्स पार्टी का जान साहब के बाद बुखारी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। पीपल्स पार्टी का हक है कि वो प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन का मुतालबा करें। जमहूरियत है, डेमोक्रेसी पे हम यकीन रखते हैं, लेकिन इस्तीफा उन्होंने नहीं देना। सुप्रीम कोर्ट ने आज वैलिडेट कर दिया और जो मुकदमा था वो स्मैश हो गया। दूसरी अहम बात कि प्राइम मिनिस्टर हैं, डिस्क्वालीफाई नहीं होने जा रहे हैं और वो मॉरली और कॉन्स्टिट्यूशनली हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। नहीं, ये किसी चैनल की हेडलाइन तो मुझे लगती है, नहीं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। ये फैसला है। बहरहाल आपकी अपनी किसी चैनल की हेडलाइन ये देख के गुमान हो रहा है कि आपका राइट है, जो भी तशरीह मैंने देखी है, ये हेडलाइन आपका राइट है किसी न्यूज़ चैनल के अंदर। आप खड़े रहे अपनी तशरीह पे। नहीं, उसके अलावा दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट से यकीनन हम एथनिक बुनियादों पे डिसीजन मांगना फेयर नहीं है। यही प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे जिनको 25 साल की सजा हुई थी, वो भी PCO जजेस ने किया था। बिल्कुल हमने उस वक्त उसको भी कंडेम किया। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की जुडिशियल मर्डर को भी हमने कंडेम किया, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जुडिशियल फैसले अगर इंड्योर होंगे, अगर वो लॉ और इंसाफ के मुताबिक होंगे, वज़ीर आज़म के खिलाफ नहीं होने चाहिए। सलीम बुखारी साहब, आप ऐड करना चाह रहे हैं? जी बुखारी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मुझे आवाज आ रही है। गुजारिश ये है, मैं 2 बातें अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि हम बात कर रहे थे कि इस जेआईटी का क्या नतीजा निकलेगा। देखिए, जो स्टेट हुड है उसमें बाज़-औक़ात बहुत सारी चीज़ें ख्वाहिश रखने के बावजूद नहीं होती है। मैं चौधरी मंजूर साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि जो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से जो मामला 5 साल तक उनकी हुकूमत के बीच रहा, वो बावजूद इसके कि जरदारी साहब ने कहा मैं कातिलों को जानता हूं, वो तय नहीं कर पाए 5 साल में कि किसने मारा था। उससे पीछे चलिए थोड़ा, 15 साल तक उनकी हुकूमत सिंध में रही, आज तक नहीं पता चला कि प्राइम मिनिस्टर के भाई को किसने मारा था। तो ये बाज़-औक़ात स्टेट हुड की मजबूरियां होती हैं। मैं इससे आगे जाने पर आवादा नहीं हूं क्योंकि बात फिर बहुत फैल जाएगी। असल बात यह है कि अब लग ये रहा है पीपल्स पार्टी को कि शायद नवाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के थ्रू तो नहीं जाएगी, इसका कोई और हल निकाला जाए। तो स्ट्रेटजी में तब्दीली आई है। अब देखना यह है कि वो स्ट्रेटजी में कब तक कैसे कामयाब होते हैं, क्योंकि फिर मैं वही कहूंगा कि बेनज़ीर भुट्टो के कातिल ढूंढने के लिए तो उन्होंने कभी पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकने की कोशिश भी नहीं की, जिसारत भी नहीं की। उसकी वजह जरा वो बता दें तो ज्यादा मुनासिब होगा। जी चौधरी साहब। देखिए बुखारी साहब, बड़ा सिंपल सा इशू है। कुछ जगह पे आकर मैं तो सिंपल कहता हूं कि मुझे पूछते हैं लोग किसने बीबी को शहीद किया, जिसने जाए शहादत। जो कातिल होता है वो सबूत मिटाता है, तो वो वेरी सिंपल है। और मुझे कोई बता दें कि
कोई बड़े से बड़ा आईजी किसी सिपाही का, जो इदारे हैं उनके किसी सिपाही से कोई सवाल कर सकता है या किया जा सकता है? छोड़ दें इस बात को, हम नहीं उस तरफ जाना चाहते। हुकूमत में क्यों रहे हैं? हुकूमत में रहे ये तो बता दीजिए उसमें हुकूमत किसकी थी जब ये हुकूमत का इशू नहीं है, रियासत का इशू है, रियासत के इदारों का। पुलिस का सिपाही भी आपकी बात में पनामा नहीं, रियासत के इदारों का इशू है। मती पनामा के ऊपर वापस आते हैं। आपने ये एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल मामलात को किया, टैंगल हो रहे हैं जाके कहीं ना कहीं पे। जब प्रोसीडिंग्स चल पड़ेंगी, इन्वेस्टिगेशन चल पड़ेगी, फिर मामलात दुरुस्त हो जाएंगे, वो नोटिफिकेशन कर देंगे या चौधरी निसार साहब किसी मौके पे कहेंगे ये नोटिफिकेशन मैंने करना है, बंदा मैंने बाहर भिजवाना है। और फिर इदारों के आपस में एजेंसियों के मामला, कौन बाहर जाएगा? FIA वाला बंदा जाएगा, नैब वाला बंदा जाएगा, रिपोर्ट कौन लेकर आएगा, वेरीफाई कौन करेगा? ये तमाम मामला किसने तय करने हैं? तो अभी ये देखने कि सुप्रीम कोर्ट स्पेशल बेंच जो बनाती है उसमें कौन कौन से जजेस साहिबान शामिल हैं, ठीक है, ये देखने वाली बात है। 2 जजेस तो मेरे ख्याल में आउट हो गए हैं क्योंकि वो अपना माइंड शो कर चुके हैं, रिवील कर चुके हैं। जो 3 जजेस रह गए, क्या 3 जजेस बैठ के 5 जजेस के बेंच के फैसले के ऊपर कोई और नया फैसला दे सकते हैं? यानी उसमें 2 जजेस नहीं, उन्होंने सवाल रेज किए ना। 2 जजेस और अगर इसमें ऐड होते हैं तो अब आप ये अंदाजा कर लें कि तकरीबन 7-8 जजेस पनामा केस भंवर में फंस चुके होंगे। उसके बाद जो नए जजेस आएंगे, क्या वो इस पोजीशन में होंगे कि वो जो हतमी फैसला देंगे 60 दिनों के बाद उस रिपोर्ट की बुनियाद पे? आप ये कह रहे हैं कि 2 जजेस जिन्होंने अपने जहन जो हैं वो बता दिए हैं, राय अपनी दे दी है, वो अब दोबारा नहीं हिस्सा बन सकते किसी भी किस्म की प्रोसीडिंग्स, ना स्पेशल बेंच का और ना पनामा के ओरिजिनल बेंच का। जो गिलानी साहब का केस था उसमें जिन 5 जजेस ने सुना था वो वापस आके फुल बेंच में पूरे वो डिफरेंट जुरिस्डिक्शन थी, वो रिव्यू था, रिव्यू का मामला था, रिव्यू नहीं था, ये था उसमें से एक फैसला। लेकिन ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है जो मती कोट कर रहे हैं कि 2 जजेस जिन्होंने अपना माइंड रिवील कर दिया, ना वो स्पेशल बेंच का हिस्सा हो सकते हैं और ना ही दोबारा ये पनामा का केस सुन सकते हैं। सुनना नहीं चाहिए। मती ये अखलाकी बात कर रहे हैं, ये मतलब एविडेंस कलेक्ट होने जा रहा है, एविडेंस को एप्रिशिएट करने की बात होने जा रही है, तो खोसा साहब और गुलजार साहब जो अपना माइंड पहले रिवील कर चुके हैं, वो कैसे दोबारा से नए सिरे से एविडेंस को एप्रिशिएट कर सकते हैं? नंबर 1। अच्छा, दूसरी बात, इस सारे झगड़े में जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो पॉलिटिक्स को हो रहा है, पॉलिटिशियंस को हो रहा है, पार्लियामेंट को हो रहा है। पॉलिटिक्स तो चमक रही है। नहीं, फैसल आप अंदाजा करें, इस मुल्क में ये लग रहा है कि सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं और सिर्फ जुडिशरी है जो कि इन पॉलिटिशियंस का एहतसाब कर रही है। अब जुडिशरी ने भी अपने हाथ झाड़ लिए और उठा के आर्मी की तरफ, मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI को बीच में उन्होंने शामिल कर लिया है। अब आप ये देखें कि जब ISI और MI के लोग प्राइम मिनिस्टर से सवाल जवाब कर रहे होंगे तो उसमें पॉलिटिशियंस की क्या इज्जत बनेगी? मैं तो ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को अपने ऑफिस को बिलिटल नहीं करना चाहिए। 19 ग्रेड के एक बंदे बिल्कुल नहीं, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना। मुझे 19 ग्रेड के परवाह नहीं है, उसमें इन्वेस्टिगेशन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नैब भी कर सकता है, उसमें भी 19-20 ग्रेड के होते हैं, वो इशू नहीं है। मुझे ये इशू है कि हमारे जो इदारे हैं सिक्योरिटी के, उनकी एक चेकर्ड हिस्ट्री है और उस चेकर्ड हिस्ट्री का शिकार बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट भी हुआ है, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी हुई है। वो लोग की अगर आप बात करेंगे तो मतीउल्लाह साहब हमें कोई इदारा चेकर्ड हिस्ट्री के बगैर नहीं मिला। और मैं लेकिन मती के पॉइंट के ऊपर वापस आना चाहता हूं, सवाल उठाता हूं, जुडिशरी पे भी सवाल उठाता हूं कि पनामा केस जो कि आज से लेट्स से के 30 साल पुराना अगर एक इन्वेस्टमेंट का मैटर था, उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट इतना जोर लगा सकती है, और भी बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसके ऊपर इसी तरह की GIT बनवा के करके दिखाएं। शहजाद साहब ये कह रहे हैं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और गुलजार अहमद साहब दे कैन नॉट सिट और पनामा का मामले के अंदर दोबारा वो नहीं सुन सकते क्योंकि उन्होंने तो वजीर आजम को नया अहली का करार दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब नया एविडेंस जब आएगा तो वो इंडिपेंडेंट एविडेंस होगा ना, वो सुप्रीम कोर्ट की मंशा के मुताबिक नहीं होगा। फ्रेश एविडेंस को ओपन माइंड के साथ अप्रिशिएट करना होगा, तो वो जजेस कैसे बैठेंगे? देखिए, उसमें ये एक मसला जरूर आएगा कि जो अपना माइंड जाया कर चुके हैं उनको इसमें होना चाहिए नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम ये जिस तरह पहले कहा गया है, ये मामले का कंक्लूजन नहीं है।
2 जजेस ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है कि हम सेटिस्फाइड हैं, ये डिस्क्वालीफाइड है। लेकिन 3 जजेस ने कहा है कि बादियो नज़र में केस तो है, लेकिन हमें ये मामलात की इसमें चाहिए कंफर्मेशन, उसके लिए जेटी बनाई दीजिएगा। और साथ ही उन्होंने दरखास्त की है कि एक स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करना है। अब वो 3 या 5 वाली मसला आएगा कि क्या इसमें वही वाली बात होगी कि क्या नए 2 जजेस शामिल किए जाएंगे। मेरा ख्याल है कि वो बेंच को एज इट इज ही रखेंगे। अच्छा, लेट्स सी के आगे क्या करते हैं। मैं सलीम बुखारी साहब, आपका, जान चकजई साहब, चौधरी मंजूर साहब, मतिउल्लाह जान साहब और शहजाद कमेंट करना है। मेरा कमेंट आपकी नजर से कमेंट ये करना है कि दुनिया भर में जब किसी कॉम्प्लेक्स इशू का फैसला आता है तो जो मेजॉरिटी डिसीजन होता है उसके ऊपर डिबेट होती है, उसके ऊपर ही तस्करा होता है। इख्तिलाफी नोट्स जो हैं उनकी सिर्फ एकेडमिक वैल्यू होती है। बैरिस्टर शहजाद साहब बैठे हैं, ही कैन करेक्ट मी, कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नौयत के केस का फैसला हो तो जो मेजॉरिटी जजेस का फैसला है दैट शुड बी द फोकस ऑफ डिस्कशन एंड एनालिसिस। एम आई राइट? मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाह रहा हूँ, ये अक्सरियती फैसला भुट्टो साहब के केस में भी था। ठीक है, उसको आज तक किसी ने नहीं माना। मैं प्रोग्राम क्लोज करता हूं नाज़रीन, सिर्फ इतना कह के कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात के अंदर केस जो है टेकअप किया और अब मजीद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात होते जा रहे हैं इस केस के। फैसल शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।